वेलकम 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 आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द नाज में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 मनी के बारे में होगी। मॉनेटरी इकोनॉमी मनी के बारे में हमें सब पता है, लेकिन उससे पहले क्या था इकोनॉमी में वो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या था, बार्टर इकोनॉमी चलती थी। तो बार्टर इकोनॉमी रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स के बदले गुड्स का जो एक्सचेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर एक्सचेंज। An economy when there is a direct barter of goods and services is called a barter economy या CC economy. C stands for your commodity. जिस इकोनॉमी में डायरेक्ट बार्टर है, डायरेक्ट लेन देन हो रहा है किसी भी गुड का, किसी भी सर्विस का, उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं बार्टर इकोनॉमी या कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। फिर अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो देखो मॉनेटरी इकोनॉमी चल रहा है आज, मतलब अभी प्रेजेंट में हम मॉनेटरी इकोनॉमी में है, मतलब हम मनी का लेन देन करते हैं फॉर एनी पेमेंट, फॉर एनी ट्रांजैक्शन। बट उस मॉनेटरी इकोनॉमी पे आने का क्या रीजन रहा, वो रीजन क्या थी, ये लिमिटेशंस थी। बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशंस की वजह से ही आज हमें मॉनेटरी इकोनॉमी में आना पड़ा। तो वो क्या लिमिटेशंस थी जिससे हम शिफ्ट हुए टुवर्ड्स आवर मॉनेटरी इकोनॉमी। तो सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। कोइंसिडेंस आपने जैसे बचपन में देखा होगा कि हम छोटे बच्चे हुआ करते थे जब, तो किसी का सेम ज्योमेट्री का कलर हो गया तो हम ऐसे बोलते हैं ना, सेम पेंट। ये अब जैसे बड़े हो गए तो किसी पार्टी में सेम ड्रेस वाली लड़की को देख लिया जो हमने पहना है तो बोलते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो वही, तो अगर एक इंसान, अब डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या है, ए और एक ये बी है। ए के पास है राइस, बी के पास है वीट। ए को वीट चाहिए, बी को राइस चाहिए, दोनों को मिल गया। मतलब उसे राइस चाहिए तो उसके पास राइस है, उसको वीट चाहिए तो इसके पास वीट है। दोनों को मिल गया कि भैया हाँ मेरे को राइस चाहिए तो इसके पास है, और इसको वीट चाहिए वो मेरे पास है। तो ये जो डबल कोइंसिडेंस है ये बहुत ही रेयर दिखने को मिलता है, राइट। तो ये जो है ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। अब जैसे मैंने बोला, जिस पार्टी में आपकी एक फ्रेंड सेम कलर का ड्रेस पहनाई, तो जरूरी नहीं कि हर बार ही आप जब लोग मिलोगे तो सेम ड्रेस ही होगा, आप दोनों का मिलेगा। तो वही बात है, ये जब इसको वीट चाहिए था और इसको राइस चाहिए था, दोनों के पास एक दूसरे का सामान है जो जो चाहिए, तो ये जो सिचुएशन है ये हर बार ही नहीं होती, इट्स अ वेरी रेयर सिचुएशन। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपका सर्च कॉस्ट बहुत लगता है। भैया आपको ढूंढना पड़ेगा कि भैया मेरे पास राइस है, मुझे वीट चाहिए। एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसके पास वीट भी हो और उसको मेरे राइस भी लेने हो, तो वो ढूंढने में आपका जो खर्चा है वो बहुत आता है। तो ये इस लिमिटेशन की वजह से हमें बार्टर एक्सचेंज को वैनिश करना पड़ा और शिफ्ट होना पड़ा टुवर्ड्स अ मॉनेटरी इकोनॉमी। फिर सेकेंड है हमारा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर नहीं है, जैसे कि अगर आज के टाइम पे मैं देखूं तो मुझे पता है अगर 1 किलो के आम जो है वो 100 रुपए के मिल रहे हैं तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपीज। बट अगर मैं बार्टर इकोनॉमी के टाइम की बात करूं तो अगर इसे वीट चाहिए 1 किलो का, तो ये इसको कितने किलोग्राम्स के राइस देगा, ये बहुत निकालना कि भैया इसने मुझे 1 किलो का वीट दिया है, अब मैं कितने ग्राम्स का या कितने मेजर का मैं उसको राइस दूंगा। तो ये जो है ये कॉमन डिनोमिनेशन नहीं थी। इसकी वजह से क्या होता था, कोई एक पार्टी जनरली सफर करती थी। जैसे कि अगर मैं बताऊं, घी है, अब जैसे ए के पास घी है, बी के पास राइस है, बी ने उसे ए को राइस दिया और ए ने उसे घी दिया बी को। अब जो है बी ने उसे 1 किलो का राइस दिया, अब वो उसे 1 किलो का घी देगा, तो सफर कौन करेगा, घी भैया महंगा है और राइस जो है वो थोड़े सस्ते हैं घी के एज कंपैरिजन टू घी। तो यहाँ पे सफर कौन करेगा, ए पार्टी, और जो गेन करेगी वो कौन करेगी, बी पार्टी। उसने तो कम राइस भी दी और उसे उसके ज्यादा बदले का घी भी मिल गया। सो इस लिमिटेशन की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं सफर करते थे, मतलब उनको लॉस होता था। इसकी वजह से हमें बार्टर एक्सचेंज से मॉनेटरी इकोनॉमी में शिफ्ट होना पड़ा। फिर तीसरा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अगर मैं कॉमन मेजर की बात करूं तो आप याद रखो किलोग्राम्स, लीटर्स, मिलीलीटर्स, ग्राम्स, ऐसे याद रखना। फिर लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट बोले तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपकी फ्यूचर पेमेंट्स लिखी हो,
कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जिसमें आपकी फ्यूचर पेमेंट्स लिखी हो। तो जब आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, फ्यूचर में रीपे करना है किसी कमोडिटी को, तो 3 प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम, तो आप सेम क्वालिटी का गुड नहीं अरेंज कर पाते। जैसे कि मैंने ये पेन लिया, बी ने मुझे ये पेन दिया, अब मुझे उसको, अब फ्यूचर का टाइम आ गया, अब मेरा टाइम आ गया कि मुझे उसे रीपे करना है, तो मैं इसी सेम क्वालिटी का पेन में अरेंज नहीं कर पाऊंगी। इससे इसका दूसरा ब्रांड ले लूंगी मैं, या उसका दूसरे ब्रांड के साथ मैं उसके साथ एक्सचेंज कर लूंगी, बट इसी सेम क्वालिटी का मैं नहीं उसको रीपे कर पाऊंगी। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था इसका, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का। फिर दूसरा आता था कि स्पेसिफिक कमोडिटी। एक स्पेसिफिक कमोडिटी, एक ऐसी स्पेसिफिक कमोडिटी चूज करना कि भैया अब मेरे को रीपे करने का टाइम आया, अब मैं कौन सी स्पेसिफिक कमोडिटी लूं जिसकी वजह से मैं उसको मेरा रीपे हो जाए। मतलब मेरे पास इतनी सारी कमोडिटी है, अब मेरे को रीपे करने का टाइम आया, तो मैं इन सारी कमोडिटी में से कौन सी कमोडिटी उठाऊं जिसकी वजह से जो मेरा क्रेडिट है या जो मेरे पे एक तरीके से लाइबिलिटी है वो कवर हो जाए। तो ये भी एक सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन था। अब तीसरा ये है कि जो आप क्या करना है ना, कि कॉमोडिटी जो है हमारी, एक और रीजन है कि लूज और गेन भी कर सकती है वैल्यू। लूज और गेन भी कर सकती है। अगर अब मैं बोलूं कि मुझे जो कॉमोडिटी रीपे करनी है वो लूज भी हो सकती है, गेन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गोल्ड खरीदा, ठीक है, मैंने गोल्ड खरीदा, उसने मुझसे कुछ लिया, बट मैंने उससे गोल्ड लिया। अब मैंने उससे गोल्ड लिया, अब मेरी रीपे करने की बारी आ गई है। तो अब वो जो गोल्ड मैंने लिया है, अगर मैं उसे गोल्ड वो रीपे करूंगी, मैं गोल्ड से रीपे करती हूँ, तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। घटेगी तो किसका नुकसान होगा? मेरा। बढ़ेगी तो नुकसान किसका होगा? उसका। तो जो कमोडिटी है जो मुझे उससे रीपे करनी है, वो अपनी जो उसकी वैल्यू है वो गिर भी सकती है, उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का। मतलब ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन में ये 3 और प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब बार्टर एक्सचेंज में क्या होता है ना, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, आप वेजिटेबल्स के बदले वेजिटेबल्स ले रहे हो, या वेजिटेबल्स आपने ली, आपने उसे राइस दिया। अब आपने जो वेजिटेबल्स ली हैं, आप उसको ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो ड्यूरेबल नहीं है। मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो डिट्रॉइटरेट होगी। ड्यूरेबल मीन जो सालों साल तक चले। वो जो कॉमोडिटी है आप जिसको एक्सचेंज कर रहे हो वो ड्यूरेबल ही नहीं है, नॉन ड्यूरेबल है, राइट। तो उसकी जो है वो क्वालिटी डिट्रॉइटरेट होगी, डिमिनिश्ड होगी, डिक्रीज होगी। तो उसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होगी, तो मुझे उस वेजिटेबल को जल्द से जल्द यूज करना पड़ेगा। जल्द से जल्द यूज करना पड़ेगा, तो मैं उसकी वैल्यू को ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकती। तो जो क्वालिटी है, एक इसका प्रॉब्लम है, क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होती रहती है। फिर इसका जो दूसरा है कि हमें टाइम चाहिए और एफर्ट चाहिए। अब मुझे उस वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए, किसी भी कमोडिटी को स्टोर करने के लिए मुझे टाइम भी चाहिए और मुझे एफर्ट भी मेकअप करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये 4 लिमिटेशन थी जिसकी वजह से इतनी डिफिकल्टीज आई टू फॉलो बार्टर एक्सचेंज। तभी हमने मॉनेटरी इकोनॉमी में शिफ्ट करा। हमने जो है बार्टर इकोनॉमी से मॉनेटरी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। अब जो है हमारी जो भी पेमेंट्स है, जो भी ट्रांजैक्शंस है, किस पे होते हैं? मनी के बेसिस पे होते हैं। तो मनी के साथ हमको एक कॉमन डिनोमिनेशन भी मिल जाता है, हम उसकी वैल्यू को भी स्टोर कर पाते हैं। तो ये सारी जो थे रीजन थे आपकी लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। अभी हमने देखा कि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है। अब हम आते हैं मनी पे। तो आप सबको पता होगा कि मनी होती क्या है। भैया मनी सबसे बड़ा रुपया, सुना होगा, राइट। तो मनी एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में भी रखते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे क्या, सारे लोगों के लिए सबसे पहला पैसा है। पैसा क्या है? इट इज नोन बाय इट्स फंक्शन। ये सिर्फ अपने फंक्शन से जाना जाता है, वरना इट्स जस्ट अ पेपर, वरना एक कागज का टुकड़ा ही है जिसके पीछे हम सारे लड़ते हैं, जिसके पीछे भाई बहनों के रिश्ते टूट जाते हैं। सो इट इज नोन बाय इट्स फंक्शन, अदरवाइज इट्स जस्ट अ पेपर। मनी इज एनीथिंग। मनी एक ऐसी चीज है जो जनरली एक्सेप्टेड है, हर कोई उसे एक्सेप्ट करना चाहता है। और उसके फंक्शंस क्या हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू,
स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट की डेफिनेशन ही है। इसी डेफिनेशन में ये जो 4 टर्म्स है यही इसके फंक्शंस में है। तो हम सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को आप एज अ मीडियम यूज करते हो कि आपको जो भी पेमेंट करनी है, जो भी ट्रांजैक्शंस करने हैं, आप वो किस में करते हो, पैसे में करते हो, ईदर बाय योर डेबिट कार्ड और ईदर बाय योर क्रेडिट कार्ड और योर एटीएम कार्ड, जिससे भी करो, बट मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर योर पेमेंट्स और फॉर योर ट्रांजैक्शंस। फिर उसके बाद है मेजर ऑफ वैल्यू सेकेंड। अब देखो ये 3 जो है ये आपके बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशन थी। अब यही 3 लिमिटेशन किसकी एडवांटेज हो गई, मनी की, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स याद रह जाएंगे तो बार्टर एक्सचेंज की तुम्हारी लिमिटेशंस भी हो जाएंगी, मनी के एडवांटेजेस भी, मतलब फंक्शंस भी हो जाएंगे। तो मेजर ऑफ वैल्यू बोले तो एक कॉमन डिनोमिनेशन है, एक ऐसा कॉमन डिनोमिनेशन है कि भैया 1 किलो के आम है तो 100 रुपए लगेगा तो हमें 100 रुपए देना पड़ेगा। इसमें कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, कोई गेन नहीं कर रहा है, ठीक है। जो उसका डिसएडवांटेज था, मनी का क्या है, एडवांटेज है। तो एक मेजर ऑफ वैल्यू है, आप एक मनी को आप मेजर कर सकते हो किसी भी चीज को खरीदने में, राइट। फिर है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब आप प्रेजेंट से फ्यूचर तक परचेजिंग पावर ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास आज आपने सेविंग्स करी है लगभग 5 लाख की, फ्यूचर में आप उसको निकाल सकते हो, तो आप उसको स्टोर कर सकते हो। आप मनी को स्टोर कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, किसी भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। बट मनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, बट बार्टर एक्सचेंज में आप किसी कमोडिटी को स्टोर नहीं कर सकते। फिर अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट की, जो कि 4th हमारा फंक्शन है, कि जो भी आपके फ्यूचर ट्रांजैक्शन है, जो भी आपके फ्यूचर पेमेंट्स है, जो भी फ्यूचर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वो भी आप मनी के थ्रू कर सकते हो। तो ये 4 थे आपके मनी के फंक्शंस। मनी जो है वो आपकी एक पेपर करेंसी में आती है और एक प्लास्टिक करेंसी में कैटेगराइज्ड होती है। पेपर करेंसी की अगर मैं बात करूं तो 2000 का नोट हो गया, 500 का नोट हो गया, 100 रुपए का नोट हो गया, ये सारी क्या है, पेपर करेंसी है। प्लास्टिक करेंसी की बात करूं तो आपका डेबिट कार्ड, ये दोनों क्या हो गए आपके, तो ये दोनों जो है प्लास्टिक करेंसी हो गई। अब जो बहुत सारे लोग हैं वो इन दोनों में ना कंफ्यूजन करते हैं और इन दोनों को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दोनों सेम भी हैं। तो अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो डेबिट कार्ड के थ्रू तो इसका मतलब कि आपके बैंक में से पैसा कटेगा। ये एक नॉलेज टिप दे रही हूं मैं, एज अ फ्री ले लो, ठीक है। तो और फिर है क्रेडिट कार्ड, मतलब ये आपके एक लोन का पैसा है, ठीक है। लोन के पैसे में से जो जो आप ट्रांजैक्शन करो वो लोन के पैसे में से कट रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट है, इसको सेम मत समझना। तो ये था कि मनी क्या होती है। मनी कैटेगराइज्ड होती है इनटू प्लास्टिक और तुम्हारा पेपर करेंसी में, और ये 4 इसके फंक्शंस है जो आपकी डेफिनेशन में भी आएंगे, ठीक है। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, अब हमने देखा मनी क्या होती है, बट लीगली मनी क्या होती है। तो मनी एज अ लीगल बोले तो मनी इज व्हाट लॉ से इज मनी। जो लॉ बोलेगी वही मनी। अब जैसे कि अभी लॉ ने बोला, जैसे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि 2000 के नोट बंद हो गए, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एज अ लॉ, एज अ लीगली अब जो 2000 का नोट है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा सितंबर के बाद। तो यही चीज है कि जो लॉ बोलेगा वही आपकी मनी है। जैसे कि हमने 1000 का नोट बंद हुआ तो अब 1000 लीगली एक्सेप्टेड नहीं है, और अगर अब 2000 का बंद हुआ तो 2000 लीगली एक्सेप्टेड नहीं है। फिर है कि जो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी ये कैटेगराइज होती है इनटू 2। सबसे पहला है लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी, और फिर है नॉन लीगल टेंडर मनी, मतलब बिल्कुल इसके ऑपोजिट। इसको हम ऑप्शनल भी बोलते हैं। तो देखो, जैसे कि लीगल टेंडर मनी है, मतलब ये लीगल वर्ड है, मतलब ये लीगली लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं इसे, ये लीगली एक्सेप्टेबल है हर जगह। जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा वो सीओ हो सकता है, बट इसको लीगली एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लीगैलिटी में भी इसकी 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस है, जो कि है लिमिटेड लीगल टेंडर
अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो जो लिमिटेड लीगल टेंडर है, ये मनी जो है ये लीगली एक्सेप्टेबल है, बट एक सर्टेन लिमिट तक, मतलब इसकी एक लिमिट डिसाइड करी हुई है। जैसे कि एज पर योर कॉइनेज एक्ट 2011, जो आपका 1 रुपी का जो कॉइन है वो सिर्फ 1000 रुपए तक, मतलब हजार रुपए का आप सिर्फ पेमेंट कर सकते हो कॉइन्स में, वो भी 1 रुपीज में। तो मतलब 1 रुपी का जो कॉइन है वो आप कब तक दे सकते हो, कितने रुपए तक, सिर्फ 1000 तक, मतलब 1000 रुपीज की रकम जो है वो आप 1 रुपीज में कर सकते हो। ये लीगली एक्सेप्टेबल है और एक लिमिट सेट कर दी गई है। अगर मैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर की मनी की बात करूं तो आपकी पेपर करेंसी होगी। पेपर करेंसी जैसे आपकी वो अनलिमिटेड है, आपको जितना ट्रांजैक्शन करना है आप 2000 के नोट में करो, 500 के नोट में करो, जितना करना है आप करो, वो आपकी इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट सेट नहीं है, अनलिमिटेड आप उसको यूज कर सकते हो। फिर अगर मैं बात करूं नॉन लीगल टेंडर मनी की, जो आपकी ऑप्शनल मनी भी है। ऑप्शनल वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि मतलब चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको ये चूज करनी है तो आप ये चूज करो, ये चूज करनी है तो ये चूज करो। जैसे कि आपके चेक्स हो गए, या आपके कोई भी बिल्स हो गए, रिसीवेबल हो गए या पेबल्स हो गए, बैंक ड्राफ्ट्स हो गए। तो ये जो तीनों है ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपको जो पेमेंट है वो आपको चेक्स में करनी है तो आप चेक में ले सकते हो। जैसे बोलते हैं ना कि आप कैश में पेमेंट करेंगे कि चेक में करेंगे, तो ऑप्शन आपके पास है कि आप चेक में पेमेंट करेंगे कि कैश में करेंगे। सो इट्स टोटली ऑप्शनल, ये कोई लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, बट जिसको एक्सेप्ट करना है वो कर सकता है। मतलब ये लीगली एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बट नहीं होती, मतलब ये लीगली एक्सेप्टेंस नहीं है इसको, बट आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें पेमेंट ले सकते हो, कि आप इसमें जो है पेमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी लीगल डेफिनेशन। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है कि बैंक मनी क्या होती है। तो जो बैंक मनी है वो रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स। बैंक मनी में आपके डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं, और ये डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट कौन करता है, आपके कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं। अब डिमांड डिपॉजिट्स मतलब क्रिएट कर रहे कमर्शियल बैंक, तो डिमांड के डिपॉजिट्स है। जब आप डिमांड करोगे कि हमें पैसा निकालना है तो आपको वो पैसा निकाल के भी देगी। तो रीपेबल बाय बैंक्स ऑन डिमांड, जब आपको उनसे पैसा मांगोगे वो आपको रीपेड करेगी आपकी डिमांड पे। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं एक डिपॉजिटर है, मतलब आपने डिमांड डिपॉजिट्स लिए हुए हैं, आप उस बैंक के डिपॉजिटर हो, मतलब आपका वहां पे खाता खुला हुआ है, तो आपको एक चेक फैसिलिटी मिलेगी। चेक फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। उस चेक फैसिलिटी में क्या होगा कि आप अपनी मनी विड्रॉ कर सकते हो उस चेक फैसिलिटी से, और उस चेक से आप कोई भी पेमेंट भी मेकआउट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं बैंक मनी की, तो जो बैंक मनी है वो आपका नॉन लीगल टेंडर मनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंक मनी की क्या लीगैलिटी है, तो ये याद रखना कि जो बैंक मनी है वो एक नॉन लीगल टेंडर मनी है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक बैंक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या होता है, रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम हमारा एक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक फ्लो कॉन्सेप्ट आता है। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, और फ्लो होता है हमारा पीरियड ऑफ द ईयर। तो जैसे स्टॉक से याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बैलेंस शीट बनाते हैं, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वो सारे स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी, मतलब एक कंट्री के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितना पैसा है, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स है, करेंसी जो पब्लिक के साथ है, और डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंक के साथ है। अभी हमने देखा बैंक मनी क्या होती है, बैंक मनी ही डिमांड डिपॉजिट्स है। तो जो बैंक के पास बैंक मनी है वो हो गई, और यहाँ पर आपकी जो करेंसी है पब्लिक के साथ, जो भी पैसा है आपकी पब्लिक के पास, वो है हमारा पहला कंपोनेंट। और जो डिमांड डिपॉजिट है जो बैंक के साथ है वो हमारा सेकेंड कंपोनेंट है। पहले कंपोनेंट में जो आपकी करेंसी मनी, वो ही करेंसी मनी होगी जो लीगली एक्सेप्टेबल होगी, जैसे कि फियाट मनी। तो जो करेंसी
मनी को हम बोलते हैं फिएट मनी, और जो लीगली एक्सेप्टेड है उसको भी बोलते हैं मनी सप्लाई। तो हमने देखा अब उस मनी सप्लाई के मेजर्स क्या है वो देख लेते हैं। तो मेजर्स जो है वो M1, M2, M3 और M4, ये 4 मेजर्स हैं टू कैलकुलेट योर मनी सप्लाई। अगर मैं M1 की बात करूं तो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, करेंसी हो चाहे कॉइन्स हो जो भी पब्लिक के साथ है उसको ऐड करेंगे विद तुम्हारे डिमांड डिपॉजिट्स के साथ, जो भी बैंक में है उनको कैलकुलेट करेंगे, कमर्शियल बैंक्स वालों को, और जो भी डिपॉजिट्स है आरबीआई के साथ। मतलब जो करेंसी और कॉइन है पब्लिक के साथ, डिमांड डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक के साथ, और जो अदर डिपॉजिट्स है आरबीआई के साथ, जो हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा M1। अगर मैं M2 की बात करूं तो M2 का हमें यहाँ पे M1 लेना, मतलब M1 का जो फॉर्मूला है वही डायरेक्ट हम इधर लेंगे, वही M1 हो जाएगा। मतलब कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला है, बस हम लिखा है सिर्फ M1। M1 में प्लस करेंगे सेविंग डिपॉजिट, मतलब इन्हीं के साथ एक और आइटम ऐड होगी जो कि है सेविंग डिपॉजिट्स, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के साथ है। जो पोस्ट ऑफिस में आपके सेविंग डिपॉजिट्स है वो आप M2 में ऐड करोगे। M3 की बात करूं तो ये पूरा M1 आएगा, आपका पूरा M1 आएगा। उस पूरे M1 में यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट्स ऐड कर रहे थे, यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट नहीं ऐड करना, नेट टाइम डिपॉजिट ऐड करना। नेट टाइम डिपॉजिट मतलब टाइम डिपॉजिट्स का एक नाम है FD वगैरह, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये दोनों डिपॉजिट्स को ऐड करोगे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के साथ, नहीं बैंक के साथ, ठीक है। फिर है M3 तो तुम्हारा नेट टाइम डिपॉजिट बैंक के साथ हो गया, पोस्ट ऑफिस के साथ नहीं। बट M4 में तुम M3 ऐड करोगे, मतलब M1 भी ऐड होगा जो ये है, फिर प्लस करोगे तुम नेट टाइम डिपॉजिट, फिर उसके बाद प्लस करोगे टोटल डिपॉजिट। जितने भी डिपॉजिट है तुम्हारे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में वो सारे तुम M3 के साथ ऐड करोगे। मतलब M1 दैट इज ये, फिर उसके बाद ये पूरा M3 ऐड करोगे, मतलब ये वाला, करेंसी एंड कॉइन्स ऐड करें, फिर डिमांड डिपॉजिट्स ऐड करें, अदर डिपॉजिट ऐड करें, फिर उसके बाद नेट टाइम डिपॉजिट ऐड करोगे, फिर उसमें टोटल डिपॉजिट ऐड करोगे तो M4 निकल कर आएगा। तो ये है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। इसके कुछ 4 एजम्पशंस हैं। सबसे पहला एजम्पशन ये है कि M1 जो है सबसे ज्यादा लिक्विड है, M1 जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, M4 सबसे लीस्ट लिक्विड है, ठीक है। M3 जो है सबसे वाइडली यूज होता है, ठीक है। इन सबकी अलग अलग ये जो डिग्रीज हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके हाई पावर्ड मनी क्या होती है, तो हाई पावर्ड मनी मीन्स जो मनी से भी ऊंची मनी है उसको हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी जो है वो प्रोड्यूस करी जाती है आरबीआई और गवर्नमेंट। मतलब हाई पावर्ड मनी को कौन प्रोड्यूस करता है, गवर्नमेंट और आपकी आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हाई पावर्ड जैसे मनी में हमने देखा कि करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक है, ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट्स है विद बैंक्स। अदर डिपॉजिट्स को अभी छोड़ो, ये डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक है। और ऐसे ही हाई पावर्ड मनी क्या कंसिस्ट करती है, करेंसी विद पब्लिक, मतलब दोनों में एक सेम सिमिलर चीज है, दोनों क्या लेती हैं, करेंसी पब्लिक से, ठीक है, दोनों में ये सेम चीज है। हाई पावर्ड मनी और मनी में सिर्फ यही डिफरेंस है कि हाई पावर्ड मनी जो है वो कैश रिजर्व्स विद बैंक्स लेती है। इसका जो दूसरा पार्ट है, जितने भी कैश रिजर्व्स हैं बैंक के साथ, जितना भी उन्होंने कैश रिजर्व करके रखा हुआ है ये वो इंक्लूड करती है। और जो ये है ये डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड करती है। और छोटा सा टॉपिक है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी और मनी में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। सबसे पहले जो हाई पावर्ड मनी है वो आपकी आरबीआई और गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। अब इसमें जैसे मनी में आपका करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक है, हाई पावर्ड मनी में भी करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक है, बट मनी में आपका डिमांड डिपॉजिट है, इसमें कैश रिजर्व्स है। अब जो बैंक के साथ कैश रिजर्व्स है वो कंसिस्ट है आपके हाई पावर्ड मनी में। यही कैश रिजर्व्स विद बैंक बेस एक्ट करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो यही सबसे मेन बड़ा डिफरेंस है कि हाई पावर्ड मनी जो कंसिस्ट करते हैं दैट इज कैश रिजर्व, वही एज अ बेस जनरेट करते हैं, एज अ बेस लेते हैं फॉर जनरेटिंग डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ मनी एंड हाई पावर्ड मनी। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।